बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये सवाल जो है लॉन्ग क्वेश्चन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ वुड यू क्रिएट एडिट कंपाइल लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम, डिस्कस ब्रीफली। इस सवाल को हमने देखा था, हमने प्रैक्टिकल भी देखा था कि टर्बो सी प्लस प्लस IDE को जो है वो हमने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम जो है वो बना के उसको स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था। इसी सवाल के सारे वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोग्राम को जो है वो क्रिएट कैसे करना है। टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉलेशन के बाद हमने सबसे पहले प्रोग्राम उसमें क्रिएट किया, उसकी जो एडिटिंग वगैरह है वो प्रोसेस क्या है वो हमने बात उसकी की, और हमने ये सारी टर्म्स भी देख ली कि एडिट विंडो किसको कहते हैं। ठीक है जी, जैसे ये आपकी जो है वो जिस जगह के ऊपर आपने टर्बो सी प्लस प्लस ID के अंदर अपना सोर्स प्रोग्राम लिखना है उसको हम एडिट विंडो कहते हैं। तो इस तरह ये सारी टर्मिनोलॉजी जो हमने इनके ऊपर बात की थी। तो पहला स्टेप था हमारे पास क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, जो लास्ट टाइम हमने देखा था। उसके बाद हमने जब प्रोग्राम लिख लिया था तो हमने उसके बाद जो है वो दूसरा काम क्या किया था, दूसरा स्टेप क्या था, सेविंग अ सी प्रोग्राम। तो हमने हार्ड डिस्क के ऊपर अपने प्रोग्राम को जो है वो किसी लोकेशन के ऊपर सेव किया था, और मैंने आपको बताया था कि हम अपने प्रोग्राम को बिन डायरेक्टरी के अंदर जो है वो सेव करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो डायरेक्टरी टर्बो सी जो है वो हमें दे रहा है वो बिन की डायरेक्टरी होती है। तो हम अपने प्रोग्राम को बिन डायरेक्टरी में हमने सेव किया था। सेव करने के लिए हमारे पास जो है वो दो ऑप्शन थे, या तो हम फाइल मेन्यू से सेव के लिंक को क्लिक करें, या फिर हम F2 की जो है इसको प्रेस करें। तो ये शॉर्टकट की जो है वो आपने मस्त जो है वो इसको याद रखना है। ये पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर जो है इसको स्पेशली प्रैक्टिकल के अंदर भी इसको पूछा जाता है, और इसके स्पेशल इसके जो है वो मार्क्स होते हैं। इसके बाद हमने जो है वो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स सेव एज का आ गया था। यहाँ हमने फाइल का नाम चेंज किया, और फाइल के नाम में आपको याद होगा कि हमने जो है वो .c एक्सटेंशन जो है उसको चेंज कर दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट .cpp एक्सटेंशन वहाँ आ रही थी, क्योंकि हमें पता है कि ये टर्बो सी प्लस प्लस की जो ID है ये स्पेशली जो कंपाइलर है ये यूज़ किया जाता है C++ लैंग्वेज के लिए, लेकिन हम इसी को यूज़ कर रहे हैं अपनी C लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए। तो हमने अपने जो है वो कंपाइलर को ये बताना है कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ, ये जो सोर्स प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये C लैंग्वेज का कोड है, C++ का कोड नहीं है। तो लिहाजा हमने वहाँ जो एक्सटेंशन थी, जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन सेव करते वो .cpp थी, हमने उसको .c कर दिया, और ये फाइल का नाम हमने लास्ट टाइम क्या रखा था, आई थिंक हमने सम नाम रखा था, तो sum.c हमने नाम रखा था। सेव करने के बाद जो है वो हमने अपने प्रोग्राम की जो ट्रांसलेशन जो है वो की, यानी कि हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, और कंपाइल जैसे हमने अपने प्रोग्राम को किया था तो एक नई फाइल, एक ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो नई क्रिएट हो गई थी। पहली फाइल क्या थी, .c फाइल, जो कि सोर्स फाइल होती है, और जैसे हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो एक नई फाइल बन गई, उसकी एक्सटेंशन क्या थी, .obj। तो ये फाइल क्या हुई, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल। तो हमने जब ये ट्रांसलेटर्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने ये बात उस वक्त भी हमने देखी थी कि कंपाइलर जो है वो अपने प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को जब कंपाइल करता है सक्सेसफुली, तो एक सेपरेट फाइल जो है वो क्रिएट कर देता है, और वो सेपरेट फाइल बेसिकली बाइनरी फाइल होती है, उसमें 0-1 का कोड होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट फाइल भी कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। तो वो फाइल जो है वो क्रिएट हो गई थी। हमने ये भी उसमें देखा था कि कंपाइल करने के लिए जो है वो एक तरीका जो है कि मेन्यू से हम कंपाइल और फिर कंपाइल लिंक को क्लिक करें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा। और दूसरा शॉर्टकट, शॉर्टकट की क्या थी, Alt प्लस F9। तो Alt की और प्लस ऊपर जो फंक्शन कीज हैं उनमें F9 की को जब आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाएगा, और अगर वो सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो गया तो फिर ये ऑब्जेक्ट फाइल भी आपको नजर आ जाएगी बिन डायरेक्टरी के अंदर। और अगर ये बिन डायरेक्टरी के अंदर आपको नजर ना आए तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने इसको कहाँ जाके जो है वो देखना है, आपने फिर ऑप्शंस के अंदर डायरेक्टरीज में जाके टर्बो सी में जो है वो देखना है कि आउटपुट जो है वो प्रोग्राम कहाँ कर रहा है। मैं आपको ये थोड़ा सा स्टेप जो है दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास एडिटर है, इसमें हम ओपन कर लेते हैं अपनी वो फाइल जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, और ये वो फाइल है हमारे पास sum.c। अच्छा, आपके पास ऐसे आ रहा होगा, ऐसे, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्सटेंशन लिखी होगी, .cpp। तो अब देखें, स्टार का मतलब होता है कुछ भी, और .cpp यानी कि मुझे वो फाइल्स दिखाओ यहां, वो फाइल्स मुझे दिखाओ यहां जिनका नाम कुछ भी हो लेकिन एक्सटेंशन क्या हो, .cpp। तो हमने तो कोई cpp जो है वो फाइल खुद से तो हमने क्रिएट की नहीं,
एक बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड थी तो वो सामने आपके आ गई, तो ये हमारे काम की नहीं है। हमने क्या करना है, उसको बताना है ऐसे स्टार डॉट सी कि जितनी फाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशन डॉट सी है और नाम कुछ भी है, स्टार का मतलब कुछ भी, वो सारी फाइल शो करो। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि हमारी सम डॉट सी फाइल जो है वो सामने आ गई। और नीचे आप ये पाथ दे सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट पाथ। तो बाय डिफॉल्ट पाथ के ऊपर मैंने क्या लिखा है, स्टार डॉट सी। तो बिन डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स थी जिनकी एक्सटेंशन डॉट सी थी वो सारी उसने लिस्ट कर दी है। और इसमें हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। सम को यहाँ सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें, या इसको ओपन कर लें। तो ये फाइल हमने कल जो है वो क्रिएट की थी। इसको फुल स्क्रीन करना है, अगर आपने इस एडिट विंडो को फुल स्क्रीन करना है तो आपको पता है राइट साइड के ऊपर ये एरो है, इसको प्रेस कर दें तो ये फुल स्क्रीन हो गया। तो ये हमने कल जो है वो प्रोग्राम बनाया था। तो ये हमने प्रोग्राम जो है वो ओपन करने के बाद अब हम जो है वो कौन सा स्टेप जो है परफॉर्म करते हैं, कंपाइलिंग का। तो आप देख लें यहाँ एक तो ये था हमारे पास, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। कंपाइल करने के लिए Alt F9 और सेव करने के लिए कौन सी की थी, शॉर्टकट की F2। तो हमने जब ये प्रोग्राम लिखा था, ये सारा प्रोग्राम, ये सारा प्रोग्राम हमने जब लिखा था, इसको हम कहते हैं क्रिएट करना। और फिर एडिटिंग के अंदर वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं। अगर हम इसमें कुछ स्टेटमेंट चेंज करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो एडिटिंग भी हो गया। फिर हमने यहाँ फाइल के अंदर जाके यहाँ सेव को प्रेस किया था और हमने उसका फाइल का नाम रख के sum.c तो उसको सेव कर दिया था। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे में हमने क्या कर दिया, कंपाइल। तो हमने कंपाइल को प्रेस किया तो प्रोग्राम हमारा जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं। और इस वक्त जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल वो भी बन चुकी होगी। मैं वो आपको फाइल जो वो भी हम दिखा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। हम सी के ऊपर हमारी जो है इंस्टॉलेशन है, तो सी के ऊपर टर्बो C3 के अंदर बिन डायरेक्टरी के अंदर हमारी सोर्स फाइल जो है वो ये sum.c सोर्स फाइल। तो इस फाइल के ये वो सोर्स फाइल है जिसको हमने ट्रांसलेट अभी किया है। तो sum.c सोर्स फाइल होगी। ये कौन सी फाइल है, ये हमारे पास ये वाली फाइल है। उसके बाद हमने क्या किया, जब इसको कंपाइल किया अभी, तो एक और फाइल कंपाइलर ने क्रिएट कर दी। और वो फाइल कौन सी थी, ऑब्जेक्ट फाइल। और वो फाइल उसने कहाँ क्रिएट की, हम एक स्टेप बैक जाएंगे टर्बो सी के अंदर और सोर्स फोल्डर के अंदर, और यहां हम देखेंगे हमारे पास जो है वो sum.obj फाइल कंपाइलेशन। जब हमने Alt F9 किया तो उसके बाद sum.obj फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। ये बाइनरी फाइल है, ये 01 की फाइल है, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट फाइल है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये भी जो है वो डिस्कस किया था कि इस फाइल के अंदर अभी कुछ और लाइब्रेरीज जो हैं वो उनका कोड ऐड होना बाकी है, उनका लिंक होना बाकी है। तो वो वाला प्रोसेस कौन करेगा, वो एक छोटा सा सब प्रोग्राम होता है आपके कंपाइलर के अंदर, लिंकर। तो वो लिंकर क्या करेगा, दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर्म के अंदर जो है वो सी की मौजूद है, उन फाइल से वो ऑब्जेक्ट कोड या वो 01 का कोड या वो बाइनरी कोड उठाएगा और इस फाइल के अंदर ऐड करके एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, लिंकर। और वो फाइल क्या होगी, .exe फाइल। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई, यानी ये हमारे पास फाइनल जो फाइल है जिसको हम जो है वो डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो 3 फाइल हमारे पास जो है वो इस प्रोसेस के दौरान हुई। पहली .c जो कि सोर्स फाइल, दूसरी कंपाइलेशन के बाद जो कि ऑब्जेक्ट फाइल, और तीसरी लिंकिंग के बाद जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो 3 फाइल हमारी जो बन गई, और फाइनल फाइल जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है वो sum.exe यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल। वापस चलते हैं जी हम किसमें अपने लेक्चर के अंदर। तो कंपाइलेशन हो गई, लिंकिंग हो गई। लिंकिंग जो है उसके लिए आपने क्या करना है, कंपाइल मेन्यू में जो है वो लिंक को आपने क्लिक करना है ऊपर कंपाइल मेन्यू जहां से आपने कंपाइल किया है, तो जो है वो लिंकिंग भी हो जाएगी। और जैसी लिंकिंग का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी इस स्टेप के अंदर जो है वो बन जाएगी। यानी ये काम जैसे आप करेंगे तो उसके बाद आपकी .exe फाइल जो है वो उसी वक्त क्रिएट हो जाएगी। और फाइनली क्या होना है जी, एक छोटा सा और सब प्रोग्राम होता है आपके कंपाइलर का, वो भी पार्ट है। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं लोडर। और वो लोडर क्या करेगा, वो आपकी इस exe फाइल को, इस फाइल को उठाकर कहां ले जाएगा, रैम के अंदर ले जाएगा, मेमोरी के अंदर ले जाएगा। लोडर लोड कर देगा और फिर उसके बाद
उसको जो है वो आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो रन के अंदर जो है वो रन मेन्यू में आप जाके रन को जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ इसकी शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल F9 रन करने के लिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल F9 करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी पहले मेमोरी में लोड होगा, लोडर उसको लोड करेगा और साथ उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल किया था और मैंने उसको इन शॉर्टली दोबारा रिवाइज कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा हमने पेस जो है वो तेज़ रखा था। ऑलरेडी वो प्रैक्टिकल की वजह से हमारा टाइम जो है वो लेक्चर का काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, इसलिए मैंने इसको शॉर्टली रिवाइज कर दिया। अब नेक्स्ट ये है, अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल सेम लॉन्ग क्वेश्चन है जो भी हमने ये सारा पढ़ा है। मास वाइज के अंदर ये देखें वही स्टेप्स हैं सारे, क्रिएटिंग, सेविंग, कंपाइलिंग, बल्कि थोड़ा सा उसने शॉर्ट कर दिया है, पिछले सवाल से उसने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। वो जो बीच में प्रैक्टिकल डायग्राम्स थी या जो प्रैक्टिकल वो कमांड्स के बारे में वो शॉर्टकट कीज बता रहा था, वो उसने यहां स्किप कर दी हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप ये पिछले वाला सवाल तैयार करें और पेपर में जब भी सवाल आए कि ज़रूरी स्टेप्स लिखें सी प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के, या सवाल आपके पास आए फाइल जो लिंक, तो आपने कौन सा सवाल लिखना है, आपने ये वाला सवाल ही पेपर में लिखना है। हाँ, एक और, दोनों सवालों में सिर्फ एक फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है, यानी ये जो दूसरा सवाल है इसमें आपको ये डायग्राम भी नजर आ रही, ये डायग्राम, ठीक हो गया। तो अगर वो कहे कि डायग्राम भी साथ बनाएं तो बेशक सवाल वही लिखें आप ऊपर वाला, लेकिन डायग्राम आपने ये वाली आपने बना देनी है। और ये डायग्राम को मुश्किल नहीं है, ये वही स्टेप्स हैं जो भी हम सारे पढ़ के अभी हमने कल के लेक्चर में या अभी हमने दोबारा जो है वो रिवाइज किए, डिस्कस किए हैं। मैं इस डायग्राम को इन शॉर्ट जो है वो दोबारा ब्रीफ कर देता हूं। तो इस डायग्राम को जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप है, यूजर एंटर प्रोग्राम्स एंड सेव इट एज सोर्स फाइल। तो सबसे पहले यूजर क्या करेगा, प्रोग्राम जो है वो लिखेगा, क्रिएट करेगा और उसको सेव कर देगा एज अ सोर्स फाइल। और वो सोर्स फाइल कौन सी होती है, .c। यही हमने अभी जो है वो ऊपर हमने कल जो है प्रैक्टिकल में भी देखा और अभी हमने ऊपर जो है वो उसको रिवाइज करते हुए भी देखा। उसके बाद ये जो सोर्स फाइल यूजर एंटर करेगा या क्रिएट करेगा, सेव करेगा, वो सोर्स फाइल किसके पास जाएगी, ये सोर्स फाइल किसके पास आएगी, हमारे कंपाइलर के पास आएगी। तो कंपाइलर उसके ऊपर क्या अटेम्प्ट करेगा, ट्रांसलेशन, यानी इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा, इस प्रोग्राम को जो सोर्स फाइल उसके पास आएगी। अगर तो पहले सक्सेस वाला सारा सीन उसका देख लेते हैं। अगर तो सक्सेसफुली उसने ट्रांसलेट कर दिया, कंपाइलर ने हमारे इस सोर्स फाइल को सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक ऑब्जेक्ट फाइल आ जाएगी। ठीक है जी। और इस ऑब्जेक्ट फाइल में क्या करेगा, लिंकर लिंक कर देगा न्यू ऑब्जेक्ट फाइल विद अदर ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये अदर ऑब्जेक्ट फाइल कौन सी हैं, ये हमारे आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस पड़े हुए हैं या स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज पड़ी हैं, उनका जो बाइनरी कोड है वो ऐड कर देगा लिंकर हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। और जैसी वो ऐड करेगा, ठीक है जी, सक्सेसफुली जैसी कंपाइलर ट्रांसलेशन उसने हो गई, तो एक कौन सी फाइल बन गई, .obj ऑब्जेक्ट फाइल। इस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कुछ कोड लिंकर ने ऐड कर दिया, यानी इस लिंकर ने इस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद जो एडिशनल कुछ लाइब्रेरीज हैं उनको लिंक कर दिया, उनका कोड ऐड कर दिया और एक नई फाइल क्रिएट कर दिया, एंड दैट इज द exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और ये फाइल वो है जिसको हमारा प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड भी करेगा और उसको एक्सिक्यूट भी करेगा। और लोडर क्या करेगा, लोडर भी एक प्रोग्राम है, स्मॉल प्रोग्राम, कंपाइलर का पार्ट है। जैसे लिंकर हमारे कंपाइलर का एक छोटा सा पार्ट है, लोडर भी हमारे कंपाइलर का एक छोटा सा पार्ट है। तो लोडर क्या करेगा, इस फाइल को उठाकर कहां रखेगा, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, और फिर उसके बाद इस फाइल को एग्जीक्यूशन इसकी हो जाएगी। तो सक्सेसफुली होने के बाद तो ये प्रोसेस होगा। लेकिन अगर कंपाइलर इस सोर्स फाइल को ट्रांसलेशन करने में फेल हो गया, यानी इस तरफ आ जाते हैं, तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, एरर की लिस्ट आ जाएगी। यूजर क्या करेगा, उन सिंटैक्स एरर को, सिंटैक्स एरर कौन से, जिनमें रूल्स की खिलाफवर्जी प्रोग्रामर ने, डेवलपर ने की है, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं ब्रैकेट लगानी थी, कहीं ब्रेस लगानी थी, वो नहीं लगाई। यूजर उन एरर को करेक्ट करेगा और रिवाइज्ड सोर्स फाइल, यानी जिसमें एरर्स खत्म कर दिए गए हैं, वो दोबारा किसके पास आएगी, फिर कंपाइलर के पास आएगी। और ये प्रोसेस जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक तमाम एरर जो हैं वो
दूर नहीं हो जाते। और जैसे ही सक्सेसफुली हो जाएगी तो फिर वो वाला दूसरा जो है वो साइड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। वेरी सिंपल डायग्राम। आपको जैसे ही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए, ये वाला अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप कंटेंट बेशक ऊपर वाले सवाल का लिखिएगा, डायग्राम आप ये बना दें, ठीक हो गया। और अगर ये वाला सवाल है तो फिर डायग्राम बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हाउ वुड यू क्रिएट वाला सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। तो ये दोनों सवालों को आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। वैसे भी ये बेस है, यानी आप जब सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दो सवाल अगर आपको जनरली पता नहीं है ये क्या है, या क्योंकि सारा प्रैक्टिकल सी प्रोग्राम का इसमें लिखा हुआ है, तो फिर आप जो है वो सी में आगे प्रोग्रामिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो इन दो सवालों को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, तो आप जरा शॉर्ट क्वेश्चंस को भी इन शॉर्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पिछले सवालों से मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफा आ चुका है। लिंकर और लोडर में डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि इनके दरमियान क्या फर्क है लिंकर और लोडर में। तो अभी हमने ऊपर लिंकर के बारे में भी पढ़ा है और अभी हमने ऊपर जो है वो लोडर के बारे में भी पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि लिंकर भी एक जो है वो कंपाइलर का सब प्रोग्राम है जो कि एडिशनल लाइब्रेरीज को हमारे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करता है, ऐड करता है और एक नई फाइल बनाता है .exe फाइल, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। यही हमने पढ़ा लिंकर के बारे में जी। और लोडर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि लोडर का काम सिर्फ ये होता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठा करके कहाँ मेमोरी के अंदर जो है वो लोड करेगा, रैम के अंदर, और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये लिंकर और लोडर का हमने ऊपर अभी डेफिनेशन पढ़ी है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये नीचे हमारे पास आ गए हैं, तो डेफिनेशन हम एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम जो कि कंबाइन करता है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, ऐसा प्रोग्राम जो कि कंबाइन करता है यानी कि मिलाता है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को किसके साथ, कुछ एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। और ये एडिशनल लाइब्रेरी फाइल कहां से आएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम से आएंगी, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज में बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो मौजूद है। लाइनक्स में जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑलरेडी फिर साथ ही इंस्टॉल हो जाती है। तो वहां से बाइनरी कोड आएगा, ऑब्जेक्ट कोड आएगा और हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ आके मिल जाएगा, ठीक है जी। ये काम कौन कर रहा है, ये जो प्रोग्राम है जो ये काम करता है, कंबाइन करता है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल लाइब्रेरी के साथ, ये काम करने वाला प्रोग्राम लिंकर कहलाएगा। ये C++ कंपाइलर का पार्ट है। इट इज यूज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग। और ये जो काम कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग। ये जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है लिंक करने का, ऐड करने का, एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स को हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ऐड करने का, उसको लिंकिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द लाइब्रेरी फाइल्स आर लिंक्ड विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो यही बात ऊपर भी उसने हमें पहले बताई कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, कुछ एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक्ड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और तभी एक नई फाइल जो है वो बनेगी। दीज फाइल्स आर यूज टू कंप्लीट डिफरेंट टास्क। और ये जो फाइल्स होती हैं, यानी ये जो एडिशनल फाइल्स होती हैं, ये वाली, इनमें क्या होता है, ये क्यों जोड़ी जाती हैं साथ, ताकि कुछ इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस हैं या टास्क हैं वो परफॉर्म किए जा सकें। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसकी एग्जांपल देके बताया था। प्रोग्राम में दोबारा चलते हैं, ठीक है जी। ये क्या हो गया यहाँ, अच्छा, हमने कहा था कि ये हमारा एक प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, दो नंबर्स को जमा कर रहा है और उसका रिजल्ट कहां रख रहा है, सी वेरिएबल के अंदर। ये सी वेरिएबल क्या है, वो आप उसको इंशाल्लाह डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमारा मसला ये था कि हमने दो नंबर को जमा करना था, उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना था। लेकिन रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए तो जाहिर बात है हमें मॉनिटर स्क्रीन का पता होना चाहिए, फिर स्क्रीन कैसे काम करती है, हम उसको कैसे एक्सेस करें, डिस्प्ले अडॉप्टर जो है वो कैसे काम करते हैं। तो हमने क्या किया, प्रिंट एफ एक फंक्शन था जो प्री डिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, हमने इसके जरिए सी वेरिएबल को बस सेंड कर दिया। हमने कहा भाई इसको प्रिंट कर दो स्क्रीन के ऊपर। हमें नहीं पता कि तुम मॉनिटर को हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता तुम कैसे काम करते हो, हम तुम्हें कैसे एक्सेस करें, तुम कैसे इनपुट जो है वो तुम्हारे पास आएगी और तुम उसको कैसे आउटपुट करोगे, हमें इस चीज़ का नहीं पता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जाने, उसके अंदर पड़ी एडिशनल लाइब्रेरीज जाने, क्योंकि सारा काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, वही तो पूरा ठेकेदार बना होता है आपके पूरे सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सारी लाइब्रेरीज को मेंटेन रख रहा होता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने जो है वो लिंक का प्रोसेस किया, तो ये प्रिंट एफ जो फंक्शन है,
जो कि आउटपुट करता है, ठीक है जी। इसी तरह इनपुट करने वाला फंक्शन भी होगा, तो इस वक्त आउटपुट, तो ये आउटपुट कैसे करेगा इस प्रिंटफ फंक्शन का, आप मान लीजिए कि जो बाइनरी कोड है, जो ऑब्जेक्ट कोड है, वो तो हमने तो ये प्रिंटफ फंक्शन नहीं लिखा, ये तो बस हमने यूज किया, ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसका जो बाइनरी कोड है वो कहां से आएगा, वो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं, इनमें पड़ा हुआ है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएगा ताकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या कर सके, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। द लिंकर जनरेट एरर मैसेज, आपका लिंकर उस वक्त एरर आपको डिस्प्ले करेगा इफ लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो एक आपने याद है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में सी की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है वो कौन सी है, MSVC मतलब MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, VC मतलब विजुअल सी, RT .dll डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। तो ये सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है वो पैकेज लाइब्रेरी पूरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो अगर ये फाइल आप डिलीट कर दें तो बहुत सारे इनपुट आउटपुट फंक्शन या और बहुत सारे फंक्शन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले लिंकर भी आपको एरर डिस्प्ले कर देगा। जैसे उसने कहा ना लिंकर जनरेट एरर, तो अगर लिंकर को ये फाइल नहीं मिलती जिसमें से कोड उसने उठाना है तो फिर भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन सब कुछ अगर सक्सेसफुली हो गया तो लिंकर क्या करेगा कि नई फाइल बना देगा .exe, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है जी। और फिर उस फाइल को आगे कौन प्लेस करेगा मेमोरी के अंदर, लोडर। ऐसा प्रोग्राम जो प्लेस करता है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, लोडर। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि लिंकर और लोडर में डिफरेंशिएट करें, फर्क बताएं। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन .c एंड .cpp एक्सटेंशन। हालांकि इसके ऊपर जो है वो हम बात पहले भी कर चुके हैं। टर्बो C++ जो है वो कंपाइलर है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो ये जो कंपाइलर हमने इंस्टॉल किया हुआ है ये वाला, ये किसका कंपाइलर है, टर्बो C++ का। यानी इसके अंदर हमने बेसिकली तो C++ की प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन हम इसको यूज किस मकसद के लिए कर रहे हैं, C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हैं। तो जब आप यहां प्रोग्राम लिखते हैं, इस जगह के ऊपर प्रोग्राम आपने लिखा, और आप जब इस प्रोग्राम को जो है वो सेव करते हैं, यहां जैसे सेव करते हैं, और अगर इस प्रोग्राम का मैं रखूं सम, इसका नाम मैं रखूं sum.cpp, अगर मैं इसका नाम ये रखूं sum.cpp, तो हमारा जो टर्बो C++ का कंपाइलर है वो इस फाइल को किस की फाइल मानेगा, C लैंग्वेज की फाइल मानेगा या C++ की फाइल मानेगा। तो वो यकीनी बात है इसको C++ की फाइल मानेगा, और जब वो इसको कंपाइल करेगा तो उसमें वो जो C++ के फीचर्स हैं उन सब फीचर्स को मद्देनजर रखेगा कि मुझे इन सब फीचर्स को बीच में शामिल करके इस फाइल को कंपाइल करना है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि यहां कुछ C लैंग्वेज के जो C++ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि C++ में नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट है जो कि आमतौर पर C में आपको नजर नहीं आता। C++ के अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको C लैंग्वेज के अंदर नजर नहीं आता। तो अगर आप क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इस प्रोग्राम में, यानी क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं .c के नाम एक्सटेंशन से, जैसे कि मैंने सेव किया हुआ है, और जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर इस फाइल को समझ रहा होगा .c की फाइल, तो वो कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो है वो शामिल करेगा ही नहीं जो C++ के हैं, वो इसको उन्हीं C के फीचर से कंपाइल करने की कोशिश करेगा। तो वो जब उन फीचर्स के ऊपर आएगा तो वो तो उनको उसको समझ नहीं आएगी, तो वो क्या करेगा इस फाइल को, क्योंकि वो जो है वो C की फाइल समझ रहा होगा और आपने उसमें C++ के फीचर यूज कर लिए हैं, तो वो आपको एरर देगा। तो यही बात जो है वो यहां उसने हमें जो है वो बता रहा है कि C++ is an extension of C language, ठीक है जी। C++ is an extension of C++ language है भाई। Therefore the compiler can compile the program of C++ as well as C, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि हमारी जो C++ लैंग्वेज है बेसिकली तो ये किस लैंग्वेज से ड्राइव हुई है, C लैंग्वेज से ड्राइव हुई है। तो इसी की एक एक्सटेंशन है, ठीक है, इसी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है, कह लें कि इसका ही एक सुपरसेट कह लें आप C लैंग्वेज का। तो इसलिए कह रहे हैं कि कंपाइलर जो है वो कंपाइल करता है प्रोग्राम के C++ के प्रोग्राम भी वो कंपाइल कर सकता है और C के प्रोग्राम भी कंपाइल कर सकता है, ठीक है जी। तो जो टर्बो C++ का कंपाइलर है वो दोनों लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकता है। लेकिन हम यूज कौन सा कंपाइलर कर रहे हैं जो जेन्युइनली, वो तो है तो C++ के लिए। तो आगे वो कह रहा है कंपाइलर कैन यूज मैनी एडिशनल फीचर,
कंपाइलर यूज करेगा एडिशनल फीचर अगर सोर्स प्रोग्राम आपने सेव किया। सोर्स प्रोग्राम आपने सेव किया किस एक्सटेंशन के साथ? .cpp एक्सटेंशन के साथ। तो अगर मैंने अपना सोर्स प्रोग्राम .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव किया तो कंपाइलर क्या मानेगा? कंपाइलर मानेगा कि ये C++ की फाइल है। ठीक है जी। दीज फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड इन एनसीसी। तो जो एनसीसी स्टैंडर्ड है जो कि सी लैंग्वेज है बेसिकली, तो उसमें तो ये फीचर सपोर्टेड नहीं है। तो कंपाइलर रेस्ट्रिक्ट अ प्रोग्राम टू ओनली स्टैंडर्ड फीचर। तो कंपाइलर क्या करेगा, आप बेशक उसकी एक्सटेंशन जो है उसमें सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें जो है वो फीचर C++ के यूज कर रहे हैं, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा प्रोग्राम को। कहां तक? सी लैंग्वेज के फीचर तक। ठीक है जी। आप द सोर्स प्रोग्राम अगर आपने उसको सेव किया .c एक्सटेंशन से। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। हमने तो है जब भी अपने प्रोग्राम को सेव करना है .c के साथ सेव करना है, और अगर हम .cpp के साथ सेव करते हैं, अगर हम गलती से .cpp के साथ अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और उसके अंदर कोई C++ उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, .cpp के साथ अगर हम सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और रन करते हैं, प्रोग्राम हमने सी के लिखा हुआ है, तो हमें कोई इशू नहीं होगा। यानी आप एक्सटेंशन .c रखें या .cpp रखें, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सी लैंग्वेज का कोड लिखना है, तो हम उसकी एक्सटेंशन अगर .cpp भी रख देते हैं तो भी हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम तब आएगा जब आप C++ की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्राम और फाइल को सेव करते वक्त एक्सटेंशन .c रख देते हैं, तो कंपाइलर जो है वो तो प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्ट कर देगा सी लैंग्वेज के फीचर तक, क्योंकि आपने एक्सटेंशन सी रख दी, उसके अंदर आपने कोड किया वह C++ का, तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो सामने फेस करना पड़ेंगे। फिर जारी बात है कंपाइलर आपको जो है वो एरर जनरेट कर सकता है। तो हमारे लिए ऐसा जो है वो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि जो है वो टर्बो C++ सी लैंग्वेज और C++ दोनों लैंग्वेज के कोड को कंपाइल कर सकता है। C++ जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज की ही एक एक्सटेंशन है। कंपाइलर में बहुत सारे जो है वो एडिशनल फीचर्स हैं जो है वो शामिल कर लेता है हमारा कंपाइलर, अगर हम प्रोग्राम की एक्सटेंशन .cpp रखें। ठीक है जी। लेकिन ये फीचर जो है वो सी लैंग्वेज में क्योंकि सपोर्टेड नहीं है, तो इन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल रखना है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन .c एंड .cpp। तो हम जो है वो .c ही हमेशा जो है रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो है वो क्या करे जी, आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरी। मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, ये हमारे पास जो है वो एक प्रैक्टिकल सा सवाल है। इसको लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, अभी हम इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम मैं प्रैक्टिकल में आपको बता चुका हूँ। क्या मैंने आपको बताया था? मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो ये ऑब्जेक्ट फाइल किस फोल्डर में क्रिएट करता है। तो नॉर्मली हमें लगता है कि जहां हमारी ये sum.c फाइल पड़ी है वहीं sum.obj फाइल भी होगी, लेकिन बात का तो ऐसा नहीं होता। ये हमें चेक कहां करना होता है, जाके ऑप्शंस में जाके डायरेक्टरीज में। यहां जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आउटपुट डायरेक्टरी क्या है, ये टर्बो C3 के अंदर सोर्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट फाइल और एक्जी फाइल बनेगी, और वो मैंने आपको दिखा भी दिया है, अभी भी दिखाई है और पिछले लेक्चर में भी दिखाई है। तो ये इसकी बात हो रही है। तो ये बस आपको इन जनरल प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिकल आपने करना है तो वैसे आपको पता होना चाहिए, इसकी ऐसा जो है वो जरूरत नहीं है कि आप इसको जो है वो रटा लगाएं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है प्रैक्टिकल में हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और जाहिर बात है ये आपके प्रोग्रामिंग की एक पूरी बेस भी होगी सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की, क्योंकि इसमें हम क्या सीखेंगे, मैं उसके ऊपर ही लिख दिया, मैं इसको खत्म करता हूँ यहाँ से, यही है इरेजर। ठीक है जी। तो इस में हम जो है वो क्या इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बताएं, ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो सी का जो प्रोग्राम आपने लिखना है उसका वो कह रहा है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बताएं कि उस प्रोग्राम में एट लीस्ट कौन कौन से पार्ट्स होंगे। जब आप एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं और उन पार्ट्स को क्या नाम देते हैं, और वो पार्ट्स जो है वो उनका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो पर्पस जो है वो तो विद इन टाइम जो है वो ऐसा जब आगे बढ़ें तो चीज़ें जो है वो ऐसा ऐसा क्लियर होंगी, लेकिन एक स्केच, एक डायग्राम आपके जेहन में जो है वो भी बन सकती है। उन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सी का प्रोग्राम होता है जो उसमें शामिल होती हैं।
तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो है वो टाइम अगर जो है वो ज़्यादा ना हुआ तो हम इसको जो है वो कवर भी कर लेंगे, नहीं तो बाकी सवाल जो है वो पॉसिबली हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करें। तो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम को जो लिखने का फॉर्मेट है यानी जो तरतीब है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, यानी सी प्रोग्राम लिखने की जो तरतीब है, कौन सी चीज़ हम पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर कौन सी चीज़ लिखते हैं, कौन सी चीज़ किस चीज़ के बाद या पहले लिखनी है, ये जो तरतीब है इसको हम कहते हैं सी प्रोग्राम का जो लिखने का जो फॉर्मेट है। तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कह रहा है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी वो बड़ा आसान है। आसान से मुराद ये है कि आप उसमें बाद में मॉडिफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा प्रोग्राम लिख लिया और जब बाद में आपने उसमें चेंज करने की बारी आई, उसमें मॉडिफिकेशन करने की बारी आई, तो फिर आपको जो है वो मुसीबत पड़ गई। तो ऐसा नहीं है, आप सी का प्रोग्राम जब लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा आसान है और बाद में बड़ी आसानी से उसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन जो वो कर सकते हैं। इसी चीज़ की वजह से वो क्या कह रहा है, इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज की अहमियत है वो इसी चीज़ की वजह से वो बढ़ती है, पावर इसी चीज़ की वजह से बढ़ती है कि इस लैंग्वेज के कोड को जो है वो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को आप जो है बड़ी आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, और आपके जो सी का प्रोग्राम होता है उसमें ये 3 आपको नॉर्मली जो है वो पार्ट्स नजर आते हैं। तो नॉर्मली जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे सी के प्रोग्राम में। पहला पार्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा पार्ट मेन फंक्शन और तीसरा पार्ट होगा हमारे प्रोग्राम की बॉडी, यानी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सी स्टेटमेंट्स हैं। तो ये 3 समझें कि एटलीस्ट मिनिमम पार्ट हैं आपके किसी भी सी प्रोग्राम के, या आप कह लें कि पूरा अगर आपने सी का एक प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो वो इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होगा। एक एग्जांपल उसने सिंपल सी एग्जांपल नीचे ये दी है, इस एग्जांपल में मैं आपको मार्क कर देता हूं कि किस चीज़ को वो क्या कह रहा है। बाकी जब इनकी डेफिनेशन आएगी, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डेफिनेशन आगे आएगी, मेन फंक्शन को भी आगे वो एक्सप्लेन करेगा, तो वो साथ साथ इंशाल्लाह फिर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। तो ये जो लाइन है, पहले वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन में ये जो इंक्लूड है ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब ये क्या कर रहा है इंक्लूड, ये हम बाद में भी बात करते हैं। ये जो लाइन है, ये दूसरी लाइन, इसमें ये जो मेन है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये मेन फंक्शन है। तो आप कहेंगे ये वाइड क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि वाइड जो है वो किसी और मकसद के लिए यूज हो रहा है। अगर हम सिर्फ बात करें फंक्शन की तो ये मेन फंक्शन सिर्फ ये है आपका, यहां से शुरू होगा, ठीक हो गया। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स के दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट आप सी लैंग्वेज की लिखेंगे वो क्या कहलाएगी, वो प्रोग्राम की, वो क्या कहलाएगी, प्रोग्राम की बॉडी कहलाएगी। यानी कि जितनी भी सी स्टेटमेंट्स आप इन कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में लिखेंगे, ठीक है जी, वो क्या कहलाएंगी, प्रोग्राम की बॉडी। और हर स्टेटमेंट को आप एंड किससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर से। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर, सेमी कॉलन, यानी हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर आपने सेमी कॉलन जो है वो प्लेस करना है। तो ये एक सिंपल सा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। तो जब भी आपने सी प्रोग्राम को तरतीब देना है, उसका फॉर्मेट आपने जो है वो बयान करना है, तो आप उसमें कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपने लिखने हैं, फिर मेन फंक्शन आपने लिखना है और फिर प्रोग्राम की बॉडी होगी। अब इन चीजों को वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा यहां नीचे कुछ पॉइंट्स की शक्ल में। तो इन पॉइंट्स को जो है वो यहां समझने से पहले यहां सब इनको दोबारा एक दफा रीड कर लेंगे। ये 4 पॉइंट्स उसने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं जल्दी से एक डायग्राम है हमारे पास जो है वो पीपीटी फाइल के अंदर, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास सी प्रोग्राम का जो है वो स्ट्रक्चर है, ये वही है प्रोग्राम, समझ लें। एक थोड़ा सा हमने उसको बेहतर सैंपल जो है वो उसका बना लिया है। तो इसमें पहले तो हम कुछ टर्म्स जो है वो देख लेते हैं, बाकी फिर उनको वक्त के साथ साथ जो है वो हम देखते जाएंगे। ये आपको पता है, ये जो हैश सिंबल किस लिए यूज होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड के लिए। और आपको पता है ये जो इंक्लूड है ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड है। ये यहां लाइन लगाना मैं भूल गया, तो ये इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक हो गया। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को शुरू किससे करते हैं, हैश सिंबल से। और ये आगे एंगल ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो, मैं देखूं रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी चल रही है, जी चल रही है हमारी रिकॉर्डिंग। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास इंक्लूड क्या हो गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैश
हैश सिंबल किस लिए यूज होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को अगर आपने लिखना है तो पहले आपको हैश सिंबल लिखना पड़ेगा। stdr.h क्या है? हेडर फाइल है। ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। इन हेडर फाइल्स के अंदर जो है वो तो हेडर फाइल्स हैं जिनमें हमारे जो है वो जो हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं, जैसे ये प्रिंट एफ जो है ये क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जो सी लैंग्वेज डेवलपर्स हैं उन्होंने ये पहले से एक फंक्शन हमारे लिए बना के रखा हुआ है। इस फंक्शन का जो रेफरेंस है वो इस stdio.h फाइल के अंदर है। .h मतलब हेडर फाइल। हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .h। तो हेडर फाइल को अगर आपने अपने प्रोग्राम में शामिल करना है, इंक्लूड करना है, तो उसके लिए आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सा यूज करना पड़ेगा? इंक्लूड। इन हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है? प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं उनका रेफरेंस होता है, उनकी डेक्लेरेशन मौजूद होती है। कुछ कंपाइलर कहते हैं कि आपको ये फाइल ऊपर इंक्लूड लाजमी करनी चाहिए अगर आपने इन फंक्शन को नीचे यूज करना है अपने प्रोग्राम में, और कुछ कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन फाइल को ऊपर इंक्लूड कर लेते हैं अगर आप ना भी करें। ठीक हो गया? तो ये है, हम तो अपने हर प्रोग्राम में इन हेडर फाइल्स को, लाइब्रेरी फाइल्स को लाजमी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने उन फाइल्स के अंदर मौजूद फंक्शन जो हैं जिनकी डेक्लेरेशन या रेफरेंस मौजूद है उन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक हो गया? इसी तरह हमारे पास ये मेन फंक्शन हो गया, ये लाइन आपको बता रही है ये मेन फंक्शन, और ये जो वाइड है इसको हम क्या कहेंगे? रिटर्न टाइप। किसकी रिटर्न टाइप? फंक्शन की रिटर्न टाइप। ये सारी बातें इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में जो आके वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। ये जो स्लैश स्टार शुरू हुआ है, यहां से बात शुरू हुई है और ये स्टार स्लैश पे खत्म हुई है, ये दो लाइनें जो है वो क्या कहलाएंगी? कमेंट्स कहलाएंगी। यानी कि प्रोग्रामर अपनी सहूलत के लिए कुछ अपने प्रोग्राम में लिख देता है याद आने के लिए, ताकि कल को वो प्रोग्राम को ओपन करे तो देख सके कि मैंने ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए लिखा था। तो इस तरह की जो कमेंट्स हैं या लाइन्स हैं इनको आपका कंपाइलर भी इग्नोर कर देता है, लेकिन ये हेल्पफुल होती हैं प्रोग्रामर्स के लिए। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं, यहां से लेके ओपन ब्रेस है और ये क्लोज ब्रेस है, ये डेलीमीटर्स कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं हम जी? डेलीमीटर कहते हैं। इस ब्रैकेट को भी, इस ब्रैकेट को भी। और इन ब्रैकेट के दरमियान में जो कुछ है, ये सारा कुछ इसके दरमियान में जो कुछ भी है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी? ये हमारे पास सी की स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। ये बीच में जितना कुछ आपको नजर आ रहा है ये सी की स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है वो लिखी हुई है। बाकी इन स्टेटमेंट को भी थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ जो है वो बता दिया है कि जैसे ये जो INT है, ठीक है जी, ये डाटा टाइप है। ठीक है जी, तो हमने तीन जो है वो वेरिएबल्स लिए। ये ABC क्या है? ये वेरिएबल्स हैं, और ये INT इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप है। ये क्या डाटा टाइप है, ये क्या वेरिएबल्स हैं, ये तो इंशाल्लाह डेफिनेशन में हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप फोकस कीजिए कि ये इन चीज़ों को क्या नाम दे रहा है। अभी सिर्फ आप ये फोकस कीजिए। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो बराबर इक्वल का साइन आपको नजर आ रहा है, A = 10, इसको हम साइनमेंट ऑपरेटर जो है वो कहते हैं, साइनमेंट ऑपरेटर। और ये A = 10, ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी है इसको साइनमेंट स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में कहते हैं। ये printf प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये बॉक्स जो पूरा आपको नजर आ रहा है, मैंने वो आपको पहले भी बता दिया, इसके अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है वो सारी सी स्टेटमेंट्स हमारे पास। और ये सेमीकोलन क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ठीक हो गया? और ये जितना कुछ आपको नजर आ रहा है ये बॉक्स के अंदर लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड भी इसको हम कहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मैंने उन सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को भी आपको बताया है, ये नहीं बताया कि टर्मिनोलॉजी ये इनका पर्पज या इनका मकसद क्या है। तो अभी शायद टाइम जो है हमारे पास जो है वो मैं देख लेता हूं टाइम, क्योंकि हमने टाइम का भी ख्याल रखना है। तो टाइम हमारे पास जो है हो चुका है। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ जो है वो रीड कर लेंगे। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझें कि इसकी बाकी की कुछ रीडिंग हमारी रहती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए जो इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक हो गया? और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।